A very good morning, everyone. So, welcome to this subject that is anthropology. और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्चर पर्सनालिटी स्कूल एट संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट हैं जो स्कूल के, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तो दे ही चुके हैं कि क्या होता है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, तो वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है स्कूल की जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। तो थ्योरिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बेस बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ साइमंड फ्रॉइड। ये जो है, जैसे हम लोग जब कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की बात करते हैं तो एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो है द आइडिया ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए अगर हम देखें तो साइको एनालिसिस इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर जो होते हैं जो इनको कहते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस, वो है साइमंड फ्रॉइड। तो इनकी बात करें अगर तो फ्रॉइड जो थे वो एक साइकेट्रिस्ट थे, और अगर देखा जाए तो इन्होंने 20th सेंचुरी में एक तरीके का रिवॉल्यूशन लाया था विद हिज थ्योरीज ऑफ ड्रीम्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की हम लोग बात कर चुके हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो ड्रीम को कैसे एक सिंबल की तरह हम देखते हैं वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस सेल्फ, जो सेल्फ हमारे को मतलब जो हम दुनिया से छुपाते हैं और जो चीज़ें हम लोग दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में आते हैं, और उसको कैसे हम सिंबल बना सकते हैं, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेस्ड हैं बाय सोसाइटी। तो ये सब डायनेमिक्स के बारे में इन्होंने बात किया। इसके अलावा इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी ओडिपस कॉम्प्लेक्स की, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक तरह से जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं, तो बेसिकली इनका आइडिया जो रहा है, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगेन द अनकॉन्शियस फीलिंग्स, जैसे कि अगेन यहाँ पे बात किया गया है कि फादर सन मदर डायनेमिक्स का, ठीक है, कि कैसे एक सन होता है। जैसे ये बात करते हैं कि सन अगेन ही ट्राइज टू रिप्लेस हिज फादर बाय बिकमिंग मोर एंड मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हिज मदर। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कैसे एग्जिस्ट करता है और फिर ये कैसे ओवरकम होता है, फिर वो फादर को एज अ अथॉरिटी फिगर कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने लगता है सन, और फिर उसके बाद कैसे वो भी एक तरह से पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में रूटेड हो जाता है। ये सारा जो डायनेमिक्स है इस कॉम्प्लेक्स को कैसे ऊपर उठाए, मतलब हर बच्चा इस तरह से देखा जाए तो अपोजिट सेक्स की तरफ कैसे अट्रैक्टेड होता है, फिर किस तरह के किस स्टेजेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब डायनेमिक्स के बारे में ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बात किया गया है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में इस तरह से, मतलब कि अगेन साइमंड फ्रॉइड के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगेन अगर देखा जाए तो अगर हम इस स्कूल की बात कर लें या फिर हम बात कर लें तो सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी की, इन सब में साइमंड फ्रॉइड एक बेस बनता है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सो द रियल्म ऑफ द अनकॉन्शियस, तो यहाँ पे ये बात करें तो किस तरह से अनकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं, फिर कैसे डिज़ायर्स होते हैं। तो डिज़ायर की अगेन पेरेंट, the desire to possess the parent of the opposite sex and express hostility towards the parent of the same sex, that is the Oedipus complex। तो यहाँ पे ये बात किया गया है। तो ये सब जो है अगेन इनका एक और वर्क भी है जो कि टोटेम एंड टेबू। अब ये जैसे सोसाइटी की बात करते हैं कि रिप्रेस सेल्फ है या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सब ये सब टैबू है। इंसेस्ट इज समथिंग दैट इज टैबू, राइट। ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि सोसाइटी के ज़्यादा सही नहीं है ये चीज़ें। तो ये इस पे भी ये एक बुक लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बात किया है। तो यानी कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ हमें देखने को मिलता है किसका, तो द आइडिया ऑफ कल्चर पर्सनालिटी स्कूल। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फिगर है जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है वो है रुथ बेनेडिक्ट। रुथ बेनेडिक्ट, ठीक है, रुथ बेनेडिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इनका जो मतलब डायरेक्ट नाम मेंशन है, मतलब इनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रुथ बेनेडिक्ट की अगर बात किया जाए तो शी वॉज हु, तो शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रांस बोआस। देखो कौन किसका स्टूडेंट है ये बताना हमको ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस दिखता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कन्फिग्यूरेशनलिस्ट अप्रोच है टू कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो इस पूरे स्कूल की। तो पर्सनैलिटी स्कूल
कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। तो अगर देखा जाए तो जैसे कि बोआस कहते थे, तो ये भी ऐसा बिलीव करती थी कि कल्चर जो है वो क्या है, तो कल्चर जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइसेस rather than cultural determinism। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का सिंपल सा ये मतलब है कि कल्चर डिटर्मिनिज्म नहीं होता कि भैया कल्चर जैसा चल रहा है ऐसा नहीं। कल्चर कैसा है, कल्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, ह्यूमन किस तरह के चॉइसेस कर रहा है, वही कल्चर को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है। यानी एक तरह से ह्यूमन एलिमेंट को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि वी आर द वंस हु डिटरमाइन द कल्चरल एस्पेक्ट्स। सो इसी स्कूल को तो फ्रांस में भी अगर देखा जाए, फ्रांस बोआज में भी देखा जाए, या फिर रुथ बेनेडिक्ट में देखा जाए, तो ये आइडिया कि ह्यूमन चॉइसेस का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेनेडिक्ट अगर देखा जाए तो वो फील्ड वर्क करती हैं एंड वो कहाँ करती हैं, तो अमेरिकन इंडियंस पे, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन एंड एशियन सोसाइटी पे करती हैं। ये इनके मतलब कि बेसिकली वो रहते हैं, मतलब कि एरिया ऑफ, जिससे हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो थ्योरीज हम लेते हैं उनका एरिया ऑफ स्टडी क्या है। तो ये इन तरह की सोसाइटीज़ को मतलब ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को ये एनालाइज करती हैं मेजर सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे अगर की वर्क्स इनका देखा जाए तो की वर्क्स में आ जाता है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। एंड इसमें अगर देखा जाए तो ये कैसे है, तो इम्पोर्टेंस ये बताती हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ये इनका वर्क है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन इंडिविजुअल पर्सनालिटी फॉर्मेशन, इन इंडिविजुअल पर्सनालिटी फॉर्मेशन। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो कल्चर का एलिमेंट है उसका इंडिविजुअल पे कितना इफेक्ट होता है, ये चीज़ भी ये देखती हैं। और ये चीज़ जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर, यानी कि इट्स लाइक अ टू वे रिलेशनशिप, कि इंडिविजुअल कल्चर को इफेक्ट कर रहा है एंड कल्चर जो है वो इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, तो कल्चरल एस्पेक्ट कितना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, तो फोकस यहाँ पे भी हमको देखने को क्या मिलता है, तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा फोकस में हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रुथ बेनेडिक्ट को ब्रीफली डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं रुथ बेनेडिक्ट का। भाई ये जो बेस हमने यहाँ पे बना दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि वो समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी। तो फ्रांस बोआस की स्टूडेंट है, कन्फिगरेशनिस्ट टू वो है, अप्रोच है, कल्चर जो है वो अगेन ह्यूमन चॉइसेस का एलिमेंट है एंड पैटर्न्स ऑफ कल्चर। सो दैट्स देयर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी, तो मार्गरेट मीड की। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट नेम इनका मेंशन है, मार्गरेट मीड, ठीक है, मार्गरेट मीड की। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो थी वो किसकी फ्रेंड थी, फ्रेंड ऑफ रुथ बेनेडिक्ट। तो यानी अगेन आपको पता लग जाएगा कि टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम स्कूल, कल्चर पर्सनालिटी स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्टडी कर रहे थे किस तरीके से कन्फिग्रेशन होता है कल्चर का, सोशलाइजेशन कैसे होता है डिफरेंट कल्चर्स में, एंड उससे इंडिविजुअल का पर्सनालिटी कैसे डिटरमाइन होता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को वो वर्क कर रहे हैं। तो कल्चर और पर्सनालिटी आपस में कैसे लिंक्ड है, बेसिकली ये बात करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को ये एनालाइज करती हैं कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम अ क्रॉस कल्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स का किस तरीके से मतलब अगेन अगर बच्चा है वो कैसे बड़ा हो रहा है, उस पर क्या इन्फ्लुएंसेस होता है, वो दूसरी सोसाइटी में अगर जाके दूसरे कल्चर में लोकेट होता है तो उसकी पर्सनालिटी में क्या इफेक्ट आता है। इस तरह की चीज़ों को मार्गरेट मीड जो है वो एनालाइज करती हैं। आगे हम लोग डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जेंडर रोल्स कैसे होते हैं, तो जेंडर रोल्स को बात करती हैं। फिर चाइल्ड बियरिंग के एस्पेक्ट्स को करती हैं, चाइल्ड बियरिंग एस्पेक्ट्स इन अमेरिका एंड फॉरेन कल्चर्स, ठीक है, किस तरीके से
क्या चाइल्ड बेयरिंग एस्पेक्ट, मतलब कि बच्चे को कैसे परवरिश किया जा रहा है, वो कल्चर टू कल्चर कैसे वेरी करता है, इन सब चीज़ों की वो बात करती हैं। अगर इनका इंपॉर्टेंट वर्क देखा जाए तो वो है कमिंग ऑफ एज इन समोआ, इसकी बात करती हैं। अभी जैसे ये जो है मार्गरेट मीड है, इनका हमने रेफरेंस आपको सिंबॉलिक स्कूल में भी दिया था, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे बात करा जाए तो वो डिफाइन करती हैं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो डिटरमाइन होती है बाय कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। सो शी एक्चुअली फोकसेस ऑन द पॉइंट एज टू हाउ इंडिविजुअल development is determined by cultural expectations and not biologically। मतलब कि ये नहीं कि भैया ये पेरेंट्स है तो वही करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, नहीं भैया किस कल्चर में है वो बच्चा लोकेटेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो कल्चर यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है पर्सनालिटी, तो कल्चर कैसे वेरी करता है, ये सब चीज़ें मार्गरेट मीड जो है वो एनालाइज करती हैं। नेक्स्ट अगर हम फिलोसोफर पढ़ेंगे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, वो कौन है, तो एब्राहम कार्डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्राहम कार्डिनर, अब इनकी अगर मैं बात करूं तो कार्डिनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आते हैं किसका, साइको एनालिसिस का। जैसे मैंने साइमन फ्रॉइड में बात किया था, तो वो चीज़ का जो साइको एनालिसिस यहाँ पे इनका बेस बनता है वो हमको दिखता है। ये देखते हैं क्या कि किस तरह से इंटरप्ले एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सिचुएटेड कल्चर्स। मतलब कि कल्चर और पर्सनालिटी का किस तरीके से आपस में, अब कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है बेसिकली वही बात होगी। तो यहाँ पे बेसिकली वो बात करते हैं किसको, किस टेक्निक को, किस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो वो है साइको कल्चरल मॉडल। साइको कल्चरल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करते हैं कि भैया किस तरीके से रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। लाइक अगेन जैसे कि अगर हम देखा जाए तो चाइल्ड की जो कैसे परवरिश की जा रही है, तो चाइल्ड रियरिंग एस्पेक्ट कैसा है, फिर उसमें अगेन हाउसिंग एस्पेक्ट्स, डिसेंट टाइप्स इन डिफरेंट कल्चर्स। तो यहाँ पे ये चीज़, तो रिलेशन चाइल्ड बच्चे को कैसे परवरिश किया जा रहा है, कैसा फैमिली स्ट्रक्चर रहा है, कैसा डिसेंट हो रहा है, तो इन सबको वो साइको एनालिसिस करके वो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ये डिस्टिंग्विश करते हैं, किसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि अगेन प्राइमरी में क्या हो गया, तो प्राइमरी बच्चे को सबसे पहले कौन अफेक्ट करता है, तो अगेन चाइल्ड का कैसे ट्रेनिंग हो रहा है, उसका इंटरेक्शन कैसा है, टॉयलेट बिहेवियर कैसा है, या फिर अगर बात करें तो फैमिली, क्योंकि फैमिली सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जिसके अक्रॉस बच्चा आता है, बच्चे की पहली परवरिश तो उसकी माँ बाप ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। तो फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली कैसा, एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस क्या आ जाएगा, तो रिलीजन आ गया, आर्ट आ गया, आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सब जो चीज़ें जो बाहर जाके जब वो स्टेप करता है आउटसाइड ऑफ द हाउस, तो वो इन सब चीज़ों के अक्रॉस आता है और वो ये चीज़ें जो है वो उसको अफेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों का रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरह से डिस्टिंक्शंस हैं, वो सब चीज़ों की ये बात करते हैं कि पहले कैसे फैमिली स्ट्रक्चर कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर उसके बाद वो बाहर दुनिया में जाता है तो वो चीज़ें कैसे उसको अफेक्ट करती हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। साइको एनालिसिस बेसिकली यहाँ पे ये बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट रिलेशंस एंड ईगो साइकोलॉजी। ईगो मतलब सेल्फ, ठीक है,
देखिए ये टॉपिक अगर आपको समझना है तो थोड़ा साइकोलॉजी की टर्म समझना होगा। तो ईगो मतलब क्या हो गया, ईगो यहाँ पे ईगो वाला नहीं है ये तो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी, नहीं नहीं, ईगो का यहाँ पे मतलब है क्या कि हमारा सेल्फ कैसा है। तो ईगो साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका जो मेजर वर्क है जिसमें ये सब बातें कर रहे हैं वो है द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी। तो आगे ना एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, पर्सनैलिटी, स्कूल, सोसाइटी। एंड दूसरा वर्क क्या है इंपॉर्टेंट इनका, द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छे टर्म्स है, मतलब बुक से ही आपको इनका वो जो कंसेप्ट है समझ में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये वर्क्स ये लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ रैल्फ लिंटन। ठीक है, रैल्फ लिंटन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। तो रैल्फ लिंटन, तो इनकी बात अगर हम करें तो रैल्फ लिंटन जो है वो अगेन ही इज़ द फाउंडर ऑफ द बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर थ्योरी। तो यहाँ पे अगेन पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेसिक पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स क्या होता है इस पे इन्होंने बात किया। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, नथिंग टू वरी। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर थ्योरी इन्होंने दी है, इन्होंने बात किया है किसकी, तो एथनोग्राफीज ऑफ मेलेनेशियंस एंड अमेरिकन इंडियंस। और ये पार्टनर किसके थे, तो ये पार्टनर थे किसके, तो कार्डनर, जो भी हमने इससे पहले पढ़े ना कार्डनर साइकोएनालिसिस एस्पेक्ट वाला, तो उनके ये पार्टनर थे। और इन्होंने अगेन डेवलप किया क्या, पर्सनैलिटी मेडिएशन व्यू, पर्सनैलिटी मेडिएशन। तो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को बेसिकली वो वर्क कर रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट को इन्होंने काफ़ी डेलिनेट किया है, काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो इन सब ने रैल्फ लिंटन ने बात किया है। सो दैट्स देयर। नेक्स्ट अगर थ्योरिस्ट अगर देखा, और नथिंग टू वरी, सब अभी हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, हम सब चीज़ों को बहुत डिटेल में भी करेंगे। नेक्स्ट थ्योरिस्ट जो है वो है कौन, तो कोरा डुबोस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी अगर बात करा जाए तो शी वॉज द वन हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मेंटर एंड कोलैबोरेटर अब्राहम कार्डिनल। इन्फ्लुएंस बाय, जिनकी अभी अगेन हमने बात करी तो साइकोएनालिसिस वाली जो पहले बात किया था, तो अब्राहम, तो इसलिए आपको पता लग रहा है कि कार्डिनल कितने इंपॉर्टेंट है इन क्रॉस कल्चरल डायग्नोसिस। तो क्रॉस कल्चर का डायग्नोसिस प्लस साइकोएनालिटिक, अब जब कार्डिनल का इन्फ्लुएंस हो तो साइकोएनालिटिक तो आएगा ही एस्पेक्ट, स्टडी ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे अगेन साइकोएनालिसिस एस्पेक्ट कैसे होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स का कैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ों की इन्होंने बात किया है। तो अगर बात किया जाए तो डुबोस, तो कोरा डुबोस जो हैं इन्होंने स्टडी किया था द आइलैंड ऑफ एलोर, जो कि अगेन इंडोनेशिया का पार्ट है। और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया था, तो इन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की थी होते पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब वहाँ पे जाके उनका पार्ट बन के उन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ों को। फिर डिटेल्ड केस स्टडीज़ इन्होंने ड्रॉ किया, डिटेल्ड केस स्टडीज़, फिर कैसी लाइफ स्टडीज़ है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होते हैं, तो वो सब करके, क्योंकि ये कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है तो पर्सनालिटी टेस्ट इन्होंने कराए, ठीक है। इन सब मतलब तरीक़ों से इन्होंने किया है। तो एथनोग्राफी प्लस साइकोएनालिटिक स्टडीज से इन्होंने अपने एक वर्क लिखा जिसका नाम क्या था, द पीपल ऑफ एलोर, ठीक है। और ये एलोर है कहाँ पे, तो ये है इंडोनेशिया में, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्क लिखा है द पीपल ऑफ एलोर। और इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया है, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया है मॉडल पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। तो अगेन द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, द एस्पेक्ट ऑफ साइकोएनालिसिस, द एस्पेक्ट ऑफ एथनोग्राफी, तो
तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो कोरा द बोस कहते हैं कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन हमें देखता है, जैसे विद इन अ कल्चर अगर हमें देखें तो हर कल्चर में एक डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो इंडिविजुअल वेरिएशन विद इन अ कल्चर एग्जिस्ट। तो एक कल्चर के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हमको दिखने को मिलते हैं, और ईच कल्चर शेयर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप विच माइट नॉट एग्जिस्ट इन इट्स इंडिविजुअल। तो अगेन हर जो कल्चर है वो एक तरह से डेवलप करता है पर्टिकुलर टाइप, जो कि अगेन हमको नहीं देखने को मिल सकता है उसके इंडिविजुअल्स में। तो हर जो कल्चर है, एवरी कल्चर, ईच कल्चर यानी एवरी कल्चर शेयर्स अ पर्टिकुलर टाइप विच, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विच माइट नॉट एग्जिस्ट इन इट्स इंडिविजुअल्स। मतलब कि अगेन हर कल्चर जो है पर्सनैलिटी टाइप को करता है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, उस हिसाब से वो निकलता है कल्चर का किस तरह से वो डेवलप करना पड़ता है। पर हो सकता है सेम चीज़ें उसके इंडिविजुअल्स कल्चर में जो इंडिविजुअल्स बिलोंग कर रहे हैं उसमें ना देखने को मिले, तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए हमने एक बुक का नाम दिया था जिसका नाम था क्या, तो ये जो साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी। अब इसको को होस्ट किसने किया था, को ऑथर किसने किया था, तो 3 लोगों ने किया था, जिसमें आ जाता है कौन, तो कोरा द बोस प्लस कार्डिनर प्लस लिंटन। तो इन तीनों ने मिलके जो है वो ये बुक लिखी थी, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब देखिए किसने एक साथ मिलकर लिखा है, यानी कि उन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी होगी, तो कल्चर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स की इन्होंने बात की है। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को इन्होंने डिस्कस की है, और बेसिक पर्सनैलिटी किस तरह से फॉर्म होती है बाय द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन ईच कल्चर, तो ये इन्होंने किया है। तो डिफरेंट एक ही कल्चर में डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स भी हमको देखने को मिलते हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट एक्ट्स एज द बेसिस फॉर many other things and many other theories. सो ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये जो लेक्चर है दिस वॉज अ वेरी होलिस्टिक लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने एक तरह से इंसाइट दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए सारे एक तरह से एक साथ क्यों कराए, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ का इंट्रोडक्शन क्यों दिया मैंने आपको, तो इसलिए दिया क्योंकि चीज़ें जो है वो ईजी बन जाए, अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आए। हम हर आदमी को जो है इसमें जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो सब हम लोग जो है वो डिटेल में करेंगे, पर अगेन एक ओवर आर्चिंग व्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे सारे थ्योरिस्ट आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर दी हैं, बट नथिंग टू वरी, मैं एक एक थ्योरिस्ट को डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो दैट्स देयर, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकर मोचम फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।